हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन का। आप सबको पता है कि किसने बनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा हल्का सा हिस्टोरिकल एंगल सीखेंगे और फिर इसी हिस्ट्री में हम देखेंगे कहां से कहां तक मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कहां से कहां तक कॉन्स्टिट्यूशन बना। और थोड़ा सा हम हिस्ट्री जब सीखेंगे उसके बाद हम सीखेंगे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, वो कैसे बनी। ठीक है, अब यही हमारा आज का टारगेट रहेगा इस लेक्चर में। डरिए मत, आपको लगता है बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ऐसे समझाऊंगा आपको हर एक बात समझ में आने वाली है, चाहे आपको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो। स्टार्ट करूंगा मैं हल्का सा हिस्ट्री जानना आपको जरूरी है। स्टार्ट करूंगा मैं 1600 से। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है। क्या करने के लिए? ट्रेड करने के लिए। इनका मेन मोटिव ट्रेड होता है। जब ये यहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने के बाद ही इनका मोटिव चेंज हो जाता है। ट्रेडर्स से रूलर्स ये बन जाते हैं। अब यहां पे जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इसको पहले पहचाना, अंडरस्टैंड किया इन्होंने कि मराठास, जाट्स, सिख्स, मुगल्स आपस में लड़ते हैं और फिर आपस के अंदर भी लड़ाई है इनमें। मुगल्स के अंदर भी लड़ाई थी। तो ये जब अंडरस्टैंड करते हैं कि मराठास के अंदर से भी लड़ाई और बाहर ग्रुप से भी लड़ाई, एक दूसरे की लड़ाई जो है, इन्होंने इसका फायदा उठाया। और मैं ज्यादा हिस्ट्री तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना आपको जानना पॉलिटिकल एंगल से जरूरी है कि 1765 में इनको मिलती है दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलती है। दीवानी का मतलब अब इनको ताकत है कि ये कलेक्ट करे रेवेन्यूज, टैक्स कलेक्ट करे। टैक्स कलेक्ट आपसे कौन करता है? गवर्नमेंट। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के लोगों से टैक्स करने लगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। चलो ठीक है, मान लिया। तो यहां पे पता चलता है ट्रेडर्स से ये रूलर्स बनते हैं। 1765 में एक्चुअली बहुत लंबी कहानी है। 1764 का बैटल ऑफ बक्सर है, उसी का ये रिजल्ट है दीवानी। ओके, उतना हमें नहीं जानना है। अब देखिए 1765 से एंजॉय करती है ये ईस्ट इंडिया कंपनी, मजे करती है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वहां पे इंग्लैंड में दिखाती है बहुत कम पैसे, हम तो कुछ नहीं कमाते, लेकिन इंडिया से इतना ज्यादा ये लूटते हैं, इतना ज्यादा कमाते हैं, ब्रिटिश में बहुत कम दिखाते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी एंजॉय करती है। वहां का पार्लियामेंट बोलता है अरे भाई ये तो गलत हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी मजे कर रहा है, उनको कोई पूछताछ नहीं है हमारी कंट्री से। वो गए इंडिया और वहां पे लूटमार करते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं देते, हमें कुछ नहीं दिखाते। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इस कंपनी को जो इंडिया आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश बोल रहा है, तो ब्रिटिश ने कंट्रोल किया अपनी ही कंपनी को जो इंडिया आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। कब? 1773 में। आपने देखा होगा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट मतलब चलाना। ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया, चलाया, और इस रूल को पड़ता है नाम कंपनी रूल, जो कि 1773 से स्टार्ट हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 तक। ओके, मतलब उसके बाद ही आता है दूसरा रूल, उसको बोलते हैं क्राउन रूल। समझो इस बात को पहले। 1773 से लेके 1853 तक आपको लगता है कंपनी रूल है, मतलब कंपनी चलाती है सब कुछ। ना, ऐसा नहीं है। कंपनी तो है सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों के सामने, मगर यहां पे देखो 1773 में क्या होता है? ब्रिटिश कंट्रोल करती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी रूल है, मगर असल में ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट इस कंपनी को चलाता है। ठीक है, हमारे सामने ईस्ट इंडिया कंपनी तो है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन चलाता है? ब्रिटिश क्राउन, पार्लियामेंट। कब से? 1773 थे। तभी तो बहुत सारे यहां पे कानून आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह वगैरह एक्ट आते हैं, उतना नहीं पढ़ना। अब देख लीजिए 1857 में रिवोल्ट होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना
ब्रिटेन का पार्लियामेंट बोलता है भाई ईस्ट इंडिया कंपनी आपको इंडिया में हमने कितना सिखाया क्या करना है, लेकिन उसके बावजूद भी रिवोल्ट हो गया, आप खत्म। अब खुद डायरेक्ट पार्लियामेंट ब्रिटिश मतलब क्राउन रूल करेगा, कंपनी खत्म हो गई। इस कंपनी रूल में भी कंपनी तो थी सामने, लेकिन असली कंपनी को चलाता था ब्रिटेन। लेकिन फिर बोला कंपनी को आप एंड हो जाओ पूरी तरह से। अब डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये ब्रिटिश क्राउन की, डायरेक्ट आएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल करने के लिए इंडिया को। उसी को बोलते हैं क्राउन रूल। तो यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होती है जब तक आजादी होती है 15 अगस्त 1947 तक। इस दरमियान का रूल जो है, इसी रूल को बोलते हैं क्राउन रूल। ठीक है, अब याद रखना इस क्राउन रूल के दौरान ही कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट होता है। मैं बताऊंगा 15 अगस्त 1947, ये लिखा है 15 अगस्त 1947 जो है इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इसी इंडिपेंडेंस डे के साथ ये क्राउन रूल खत्म हुआ, यहां से यहां तक क्राउन रूल था। लेकिन याद रखिए आप, इसी क्राउन रूल के इस टाइम पे 1947 पे आजादी मिली, लेकिन 1946 9 दिसंबर 1946 से ही कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ। किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब थी? 9 दिसंबर 1946। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया कब से? 9 दिसंबर 1946 से। कब तक कॉन्स्टिट्यूशन बना? 26 नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन बना। आप बोलोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी 1950 में। अरे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ इस डेट पे, इनैक्ट हुआ इस डेट पे, एडॉप्ट हुआ इस डेट पे। हाँ, 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं, वेट करो, शायद आपके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना होगा। और क्यों हुआ वो भी दे दूंगा रीजन। फिलहाल इतना समझो कि क्राउन रूल के लास्ट पीरियड पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, उनकी पहली मीटिंग इस डेट पे होती है और कॉन्स्टिट्यूशन इस डेट पे बनता है। बीच में जो टाइम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, यही हमारा टॉपिक है। बीच में टाइम है, कितना लगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना? 2 साल लगे, 11 मंथ्स 18 डेज। यहां से यहां तक 2 साल 11 मंथ्स 18 डेज होते हैं, और इतना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ठीक है, समझ लिया इतना। अब इतना समझ लिया तो इतना भी समझ लो आप, 1947 आपको क्या लगता है? 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। लेकिन इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी पूरी तरह। सर क्या बोल रहे हो, इसको तो हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं 15 अगस्त 1947। फिर ये इंडिपेंडेंस डे क्यों नहीं है? सॉरी, फिर इसमें पूरी तरह से इंडिपेंडेंस क्यों नहीं मिली? पूरी तरह से इंडिपेंडेंस मिली आपको 1950 पे। याद रखना, आपके इंडिपेंडेंस डे पे 15 अगस्त पे आप डोमिनियन बने, इंडिपेंडेंट नहीं बने। डोमिनियन का मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कोई बात नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया, आप इंडिपेंडेंट हो, आप फ्री हो, आप इंडिपेंडेंस डे मनाओ, मगर इंटरनली आप फ्री हो। एक्सटर्नली मतलब कि एक्सटर्नल अफेयर, कम्युनिकेशन, डिफेंस, आपके मेन चीजों जो है ना, वो अभी भी ब्रिटिश के हाथ में है। उसी को बोलते हैं डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब इंटरनली आप आजाद हो, कर लो, बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन, जो करना है कर लो, लेकिन मेन अथॉरिटी अब भी ब्रिटिश के पास है, उसको बोलते हैं डोमिनियन। तो 1940 से पूरी तरह आजाद नहीं हुआ, सेमी इंडिपेंडेंट हुआ। लगता है आपको इंडिपेंडेंस डे, लेकिन थोड़ी आजादी मिली, और उसी को बोलते हैं डोमिनियन। हम थे डोमिनियन, ओके, डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान अलग अलग बने। लेकिन 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और हम डोमिनियन नहीं रहते हैं, हम सॉवरेन रहते हैं। सॉवरेन का मतलब होता है 100% इंडिपेंडेंट। सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम, ताकतवर, किसी के अंडर नहीं, कोई बात किसी के अंडर नहीं, ना ही डिफेंस, ना ही एक्सटर्नल अफेयर, ना ही कम्युनिकेशन, कुछ भी नहीं। तो 1950 पे आप पूरी तरह इंडिपेंडेंस, हम मतलब इंडिया पूरी तरह इंडिपेंडेंस हो गया। और इसी 1950 को ही 26 जनवरी का डेट रिपब्लिक डे मनाया जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस डे पे फॉर्म नहीं हुआ,
फॉर्म तो इस डेट पे हुआ, इनैक्ट इस डेट पे हुआ, अडॉप्ट इस डेट पे हुआ, इस डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, इफेक्ट में आया, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये डेट, ठीक है। ओके, अब एक सवाल आया था एक बार, जरा जरा बता इन दो डेट्स में से क्यों मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डे, नीचे कमेंट कीजिए। वो मैं आगे बता दूंगा क्योंकि हमें पढ़ना है पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन और बाकी बातें, और उसमें भी कंफ्यूजन होता है 1929 और 1930, बच्चों को कंफ्यूजन होता है उस पे भी, पूर्ण स्वराज क्या था, 26 जनवरी 1930 था, ये 1929 क्यों होता है, किताबों में दो दो डेट क्यों होते हैं। अरे हम है ना कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, एक्चुअली 1929 में बात डिसाइड हुई थी, 1930 का 26 जनवरी क्या था, मतलब रखा गया था एज पूर्ण स्वराज डे। चलो उसी दिन समझाऊंगा, मतलब कल समझाऊंगा, इस पे कल वीडियो आएगा। देख लीजिए यहां पे तक आपने समझ लिया, अब पूरी तरह आजाद हुए, ठीक है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब तो हम पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से यहां तक कैसे बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हम लास्ट में समझेंगे 2020 के करंट अफेयर्स थोड़े से, 103rd अमेंडमेंट जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2020 में यह हुआ, शेड्यूल को कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन, ठीक है ना, लेजिस्लेचर में। इसी तरह आर्टिकल 370 का रिमूवल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी, एनपीआर, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें करंट अफेयर में होंगे और मैं आपको ये क्लियर करूंगा। अब 1950 तक डोमिनियन इंडिया था, लेकिन पाकिस्तान 1956 तक डोमिनियन रहा, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बना, काफी टाइम लिया उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ओके, अब हम बात करेंगे बाई फॉर्मेशन या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहले मैं देखूंगा टाइम कितना हुआ। ओके, 12 मिनट से अब अच्छी तरह आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। देख लीजिए भाई, इसी क्राउन रूल के दरमियान मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्लान होगा और हो गया स्टार्ट, और 1934 में सबसे पहले आइडिया देता है एक बंदा जिसका नाम है एम.एन. रॉय, जो कि बी.एन. राव नहीं है, एम.एन. रॉय है ये। एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है। ब्रिटिश का कोई रिएक्शन अभी नहीं आया, ये तो इंडिया का रिएक्शन है, फिर यहां पे आपको ब्रिटिश का रिएक्शन देखने को मिलेगा, ये तो इंडिया बोल रहा है। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन ब्रिटिश की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, या जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे बोलता है हमें बनाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बना के देगी। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाएंगे विदाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस, ब्रिटिश के बगैर, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के बगैर, ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट फ्रेंचाइज वोटिंग होगी और हम चुनेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और वही बनाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला, जवाहरलाल नेहरू ने। अब अडल्ट फ्रेंचाइज इस डेट पे इसने बात की, लेकिन ब्रिटिश ने कभी भी अडल्ट फ्रेंचाइज पे कोई वोटिंग नहीं की थी पूरी हिस्ट्री में। ब्रिटिश जो वोटिंग कर रहा था, क्यों इसने बोला अडल्ट फ्रेंचाइज, क्यों इस बात पे जोर दिया, क्योंकि ब्रिटिश जो वोटिंग कर रहा था इससे पहले उसको बोलते थे लिमिटेड फ्रेंचाइज। लिमिटेड फ्रेंचाइज मतलब जो कि अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, जो अडल्ट हो गए वो वोट डालेगा। लिमिटेड फ्रेंचाइज होता है जिसके पास टैक्स होगा, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, जो अमीर होगा सिर्फ वो वाला बंदा वोट डालेगा। तो यहां पे इसने एक जबरदस्त बात बोली, अडल्ट फ्रेंचाइज, जो जो 18 साल क्रॉस किया है, अडल्ट है, वो डालेगा वोट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनने के लिए। देखिए जब ये बात हुई तो ब्रिटिश को लगा अरे भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा उनको। अब हम पढ़ेंगे यहां पे ब्रिटिश का रिएक्शन, ब्रिटिश ने क्या रिएक्शन दिया। एक तो यहां से फोर्स चल रहा था भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दे दो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे दो। दूसरा भी कोई रीजन था, वो है वर्ल्ड वार सेकंड हुआ 1939 में 1945 तक, इसी दौरान ये चेंजेस आई और जापान भी राइज हो रहा था
ईस्ट में, ठीक है, मतलब जापान भी राइज हो रहा था एशिया के साइड पे, और वर्ल्ड वार सेकंड भी का भी फोर्स था। इस वजह से कुछ प्लान्स दिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया को। अच्छा, अभी भी क्राउन रूल है, देखो 1914 मैंने आजादी तक तो क्राउन रूल चला, क्राउन रूल में ये प्लान्स आ गए। सबसे पहले 1940 में प्लान दिया इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को ऑफर दे दी, अगस्त ऑफर, 8 अगस्त 1940 को ये ऑफर दी गई। क्या ऑफर दी गई? देखिए इंडियंस, आप हमको सपोर्ट कीजिए वर्ल्ड वार में, और वर्ल्ड वार के बाद हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देगी, जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। बहुत सारे इंडियन इससे ही खुश नहीं थे, क्या डोमिनियन, पूरी तरह इंडिपेंडेंस दे दो। और भी कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट क्यों किया बताऊंगा। इस अगस्त ऑफर में जबकि वाइसराय था लिंगलित गो, और इसी वाइसराय ने ये रखा था इंडियंस के सामने अगस्त ऑफर, लेकिन अगस्त ऑफर फेल हुआ। फेल होने का रीजन क्या है? फेल होने का रीजन है पहला ये कि सपोर्ट हम करेंगे आपको, वार के बाद आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दोगे, तो इसलिए फेल हुआ। डोमिनियन की बात कर रहे हो, बहुत सारे बोल रहे थे डोमिनियन का, पूरी तरह से इंडिपेंडेंस दे दो आप क्या बोल रहे हो, इंटरनली फ्री एक्सटर्नली आप चलोगे। और कांग्रेस ने इसको खास तौर पे इस बात पे रिजेक्ट किया कि आपने इस अगस्त ऑफर में मुस्लिम लीग का वीटो रखा है, क्योंकि अगस्त ऑफर में इन्होंने बोला देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी और उस पर जो डिसाइड होगा, जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है और भी बाकी छोटी छोटी पार्टीज है, उन सब का ख्याल रखा जाएगा, और खासकर मुस्लिम लीग जब तक अप्रूव ना करेगी कांग्रेस की कोई बात नहीं मानी जाएगी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात होगी मुस्लिम लीग उसको अप्रूव करेगी, कांग्रेस भी अप्रूव करेगी, मुस्लिम लीग भी अप्रूव करेगी। लेकिन मुस्लिम लीग का खास मेंशन था, मतलब मुस्लिम लीग का वीटो था। वीटो मतलब जब तक वो ना बोले तब तक कोई भी बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डालेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई जाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसी बात नहीं डालेगी जो कि मुस्लिम लीग के अपोजिट हो, मतलब मुस्लिम लीग जब तक उसको हाँ ना करे। तो कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया, और इतनी खराब बातें, अभी वार को सपोर्ट करो फिर देंगे और डोमिनियन देंगे। अरे कांग्रेस ने, गांधी जी ने बोला इंडिविजुअल सत्याग्रह कीजिए, इंडिविजुअल लेवल पे कीजिए ताकि वायलेंस ना हो, अलग अलग सत्याग्रह कीजिए। सत्याग्रह पता है क्या है? नीचे कमेंट में जरा करो, मैं देखना चाहता हूं सत्याग्रह आपको पता है क्या है, इसका मीनिंग मुझे बता बस। देखिए मार्च 1942 में ये फेल हो गया, तो नया कोई प्लान देना था, नई कोई ऑफर देनी थी। मार्च 1942 में एक ऑफर आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये लाता है। उस टाइम मुझे बताइए वाइसराय कौन था? उस टाइम भी वाइसराय था वही जो ऊपर था, लिंगलित गो ही उस टाइम भी वाइसराय था। ओके, अच्छा ठीक है। अब क्रिप्स मिशन में एक स्पेशल क्लास था जिसकी वजह से क्रिप्स मिशन फेल हुआ, क्योंकि क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया और यह फेल हुआ, क्योंकि इसके अंदर था एक क्लास, उसको बोलते थे इफ। क्रिप्स मिशन ने क्या बोला कि देखिए जो हम आपको ये बातें कह रहे हैं, ये हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे, कोई बात नहीं, वार तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, टेंशन मत आप लीजिए। लेकिन अगर 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 दोनों पार्टीज एक्सेप्ट करें, मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी। मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया, बोला नहीं भाई, हमको अब चाहिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट कंट्री, इसलिए हम अब नहीं मानेंगे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया, क्रिप्स मिशन फेल हुआ, क्योंकि क्रिप्स मिशन में लिखा था इफ, ये स्पेशल बात थी, इफ अगर दोनों के दोनों राजी हो जाए तब कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे। देखो अगर ये राजी हो जाता, क्रिप्स मिशन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनता, लेकिन क्रिप्स मिशन भी फेल हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग ने बोला ना ऐसा नहीं चलेगा। जब क्रिप्स मिशन फेल हुआ और गांधी जी ने और कांग्रेस ने बोला देखो भाई ये जो आ रहे हैं वहां से प्लान्स, इसमें कोई ना कोई इफ होता रहता है, ये तो लंबी बात कर रहे हैं, ये तो कोई ना कोई रखते हैं प्लान में कुछ ना कुछ ऐसा जिससे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा नहीं चलेगा भाई। तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया।
क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया, किसका रिएक्शन था ये? क्रिप्स मिशन। इंडिविजुअल सत्याग्रह किसका रिएक्शन था? अगस्त ऑफर का। तो हर एक ऑफर का कोई ना कोई रिएक्शन आता है इंडियंस की तरफ से। तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ, उसके बाद ब्रिटिश ने एक जबरदस्त प्लान भेजा। 1946 मई में आए ये यहां पे, लेकिन ये फेल भी हुआ पास भी हुआ। अब सर ये फेल भी हुआ पास भी हुआ, इसका मतलब क्या? देखो आपको लिखना है ये पास ही हुआ एग्जाम में, लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान जो प्लान आया 1946 पे, इन्होंने यहां पे ये रीच हुआ इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान। और इस टाइम जो वाइसराय ऑफ इंडिया था वो कौन था? वेवल। ठीक है, वाइसराय पता है ना क्या है? अरे भाई जब 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 ब्रिटिश रूल आया ना, एक बात समझाना चाहूंगा, बस 1 मिनट में, आधे मिनट, अरे 30 सेकंड्स में एक बात समझाना चाहूंगा। जब कंपनी रूल था, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ, फिर गवर्नर जनरल, ऐसे हेड होते थे यहां पे इंडिया में। लेकिन जब क्राउन रूल आया तो इन्होंने गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म की। पता है कौन सा पोस्ट दिया? वाइसराय पोस्ट रखा, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी पोस्ट रखा। और क्राउन रूल में चलता रहा वाइसराय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चलता रहा वाइसराय। और इस डेट पे जब खत्म हुआ, उसके बाद डोमिनियन में ब्रिटिश की तरफ से गवर्नर जनरल फिर से आया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, बात करेंगे हम, कोई बात नहीं, आगे भी ये बात आएगी एक जगह, लेकिन इतना याद रखा ना, क्राउन रूल में एक पोस्ट जनरेट हुआ वाइसराय का, और यही हम कर रहे हैं वाइसराय की बात। दोनों जगहों पे जो फेल हुए, वाइसराय सेम ही था, लिंगलिदगो, और यहां पे अच्छा मुझे बताओ, वाइसराय तो ठीक है, ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कौन था इन दो ऑफर्स में? दोनों ऑफर्स में सेम था ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर, पता है कौन? विंस्टन चर्चिल। अगस्त ऑफर भी, क्रिप्स मिशन भी उसी के टाइम पे जो कि ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था, कौन? विंस्टन चर्चिल। अच्छा, यहां पे थर्ड में वाइसराय चेंज होता है, वेवेल, और वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर दूसरा होता है, पता है कौन? क्लीमेंट एटली। अगर आप लिखना चाहते हो लिख लो। अरे क्लीमेंट एटली ने एक जबरदस्त बात बोली, पता है? फरवरी, क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, फरवरी 1947 में पता है क्या बोले उसने? अरे भाई जल्दी छोड़ो इंडिया को, जल्दी छोड़ो, जल्दी वापस आओ, इंग्लैंड अब लीव करेगा इंडिया बाय जून 1948। इंडियंस ने बोला अरे भाई इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, इतनी जल्दी मत जाओ। पहले तो इंडियंस बोलते थे जाओ जाओ, फिर जब क्लीमेंट एटली ने बोला हम जल्दी निकलेंगे, इंडियंस ने बोला अरे अभी इतनी जल्दी मत जाओ, पहले हमारा ये साथ दे दो, ये मसला हल करने के लिए। ये जब तक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं आता, इंडिया और पाकिस्तान आजाद नहीं होता, तब तक यही रहो, नहीं तो वायलेंस बढ़ जाएगा मुस्लिम लीग और खासकर कांग्रेस में। ओके, देख लीजिए इस बात को कि इस डेट पे आता है कैबिनेट मिशन प्लान, जिसके टाइम पे वेवेल होता है वाइसराय, और वहां पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होता है क्लीमेंट एटली। ये फेल होता है क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी एग्रीमेंट पे नहीं आते थे, जिसमें इस कैबिनेट मिशन प्लान में फिर चेंजेस लाए गए, और बाद में ये पास हुआ, और इसी कैबिनेट मिशन प्लान से फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान के 3 मेंबर थे, अलेक्जेंडर लॉरेंस क्रिप्स, ऐसे मैंने याद रखा है, आफाक लाउ क्रिप्स, क्योंकि ऊपर क्रिप्स मिशन है ना, क्रिप्स मिशन में क्रिप्स बनता था, वो यहां पे भी था। अब मैंने ये लिखा है फॉर्मूला, आफाक लाउ क्रिप्स, अलेक्जेंडर लॉरेंस क्रिप्स, मतलब ये खुद याद रखने के लिए मैंने रखा है। ओके, ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है वो उसी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। ठीक है, अब देखो एक्चुअली इतना आपकी किताबों में नहीं होता, लेकिन आपको मैं बताऊं कैबिनेट मिशन प्लान 2-3 में फॉर्म्स में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान 1 जो कि फेल हुआ, फिर थोड़ी चेंजेस इन्होंने लाई, कैबिनेट मिशन प्लान 2। तो इसी तरह कैबिनेट मिशन प्लान में थोड़ा सा फेलियर हुआ, पहले नहीं आते थे किसी एग्रीमेंट में, फिर पास हुआ। लेकिन याद रखना अलेक्जेंडर लॉरेंस क्रिप्स इस कैबिनेट मिशन प्लान के प्लेयर्स थे, लेकिन ये जो वेवेल है ना वाइसराय, वो भी इनके साथ काम कर रहा था। अगर ऐसा कभी सवाल आए कैबिनेट मिशन प्लान में जो 3 मेंबर्स थे सिर्फ उतने ही काम कर रहे थे क्या, या कोई और भी था उनको असिस्ट करने के लिए? वाइसराय, वेवेल। ओके, कैबिनेट मिशन प्लान की वजह से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, तो मान लिया ठीक है।